अब आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विशेष साक्षात्कार इस वक्त हो रहा है। महत्वपूर्ण पेशकश में डीडी नेटवर्क पर आज हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का लेकर के आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि साल 2024-25 का बजट संसद में रखा जा चुका है। इस साल देश के विकास पर 48 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। ऐतिहासिक है बजट। वित्त मंत्री का यह लगातार 7वां बजट है और एनडीए सरकार के तीसरे चरण का पहला पूर्ण बजट है। इस खास प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अजय मिश्र, मेरे साथ अंग्रेजी में इस वार्ता को आगे बढ़ाएंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी मार्क पैट्रिक लेन। बहुत धन्यवाद मार्क जी। और वित्त मंत्री जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद डीडी नेटवर्क को समय देने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल कि अगर हम पूरे बजट को समेटने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि अब की बार रोजगार ही रोजगार। तो ये जो 5 स्कीम्स जिसकी आपने शुरुआत की, एम्प्लॉयमेंट पर इतना बड़ा फोकस क्यों आपने दिया? इसके पीछे की सोच क्या है? क्योंकि आज दुनिया भर हमारे भारतीय युवा जाकर के बहुत सारे कंपनियों में अच्छे उद्योग कर रहे हैं, रोजगार उनको मिल रही है और उन पर टैलेंट के ट्रस्ट है। मतलब एम्प्लॉयर विदेश में टैलेंट देख रहा है तो पूरे दुनिया में भारतीय युवा को प्रेफर करते हैं। मगर भारत देश के अंदर उनको जितना अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए उतना मिलना अभी उस लेवल पर नहीं हो रहा है। इसीलिए सरकार के द्वारा हमने ये प्रोत्साहन देने के लिए 5 स्कीम के द्वारा मैं टोटल इस स्कीम का पिक्चर दे रही हूं। 2 लाख करोड़ का हमारे 5 साल में इसके ऊपर खर्च होने वाले हैं और हम टोटली मानते हैं 4.1 करोड़ युवा इससे बेनिफिट पाएंगे। कुछ युवा फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय के नाते, मतलब फर्स्ट टाइम जॉब के नाते उनका बेनिफिट होगा। कुछ युवा बेटर जॉब के लिए सेकंड जॉब लेंगे, उनका भी बेनिफिट होगा। इन दोनों के सर्कमस्टेंसेस, इन दोनों सिचुएशन में एम्प्लॉयर को भी हम बेनिफिट दे रहे हैं, जिससे वो लेने का कष्ट करेंगे और रखने का, उनको 2 साल कम से कम जॉब में रखने का करेंगे। तीसरी, स्किलिंग के लिए स्टेट्स के साथ जहां आईटीआई से वो स्टेट्स संभालते हैं, उन आईटीआईस में टेक्निकली पिछले मैं बोल सकती हूं 10, 15, 20 साल से उतना जितना इन्वेस्टमेंट होना है उनका क्या बोलते हैं, टीचिंग मटेरियल्स या मशीन्स, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करने के लिए, इन सभी इन्वेस्टमेंट का कमी है। और पिछले मान लीजिए 20-30 इयर्स में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, मगर अभी डिमांड है इंडस्ट्री 4.0 का। मतलब तब अगर आप इन्वेस्ट भी किए तो अब का इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट अलग हो गया है। इसलिए उन आईटीआईस में ये इक्विपमेंट, इंडस्ट्री 4.0 को जो चाहिए इक्विपमेंट, वो सब खरीद कर हम रखेंगे और इसमें प्राइवेट सेक्टर का साथ ले रहे हैं। वो हमारे साथ और राज्य सरकार के साथ काम करके 10th पास करके छोड़कर बाहर आने वाले लड़कियों को आईटीआई के द्वारा जहां ट्रेनिंग मिलना है, स्किलिंग होना है, जिसके बाद उनको कुछ डिप्लोमा वगैरह मिलता है, उसमें भी हम पैसा डाल करके युवाओं को अच्छा ट्रेनर्स को सैलरी दे करके उधर ट्रेनिंग का। सो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय, सेकंड टाइम एम्प्लॉय, सेकंड और थर्ड टाइम एम्प्लॉय, फ्रेश 10th स्टैंडर्ड स्किलिंग और फाइनली इंटर्नशिप के विषय में मैं गर्व से कहना चाह रही हूं 1 करोड़ युवा डायरेक्टली उस इंटर्नशिप से बेनिफिट करेंगे, क्योंकि टॉप 500 कंपनीज के साथ भारत सरकार बात करेगी और उनके सीएसआर के द्वारा वो इसमें जोड़ सकते हैं कि अच्छा ट्रेनर्स भी रखें उनके कंपनी के द्वारा और कंपनी शॉप फ्लोर में इन लोगों को एक्सपोजर दे, हैंड्स ऑन लर्निंग का इंटर्नशिप दें, 1 साल पूरे इंटर्नशिप दें और उसके बाद अगर ये बाहर आएंगे उनके सीवी में टॉप 500 कंपनी के एक कंपनी इनको इंटर्नशिप दिया तो इनका वैल्यू बढ़ेगी, जॉब में रेडीनेस बढ़ेगी एम्प्लॉयर को इनको रहने। ऐसे करके 5 स्कीम्स
जिसके द्वारा युवाओं को एकदम उनके हर स्तर के लिए ट्रेनिंग का मॉड्यूल बना करके हम आगे आए हैं। ये प्रधानमंत्री जी का हर एक स्कीम के ऊपर ध्यान दिला करके टेलर मेड स्कीम्स तैयार हुआ है। Madam Finance Minister, you've given a provision for 1.52 lakh crore rupees for the agriculture sector and 2.66 lakh crore rupees for rural development, including rural infrastructure. So effectively, how does this meet the goal of what the economic survey was looking at as making agriculture an engine for growth? See, one thing I want to dispel. When we say these kind of amounts, people don't realize these are other than what is running as schemes. Manrega, nobody mentioned in the budget. Madam Finance Minister has not mentioned Manrega. It doesn't mean that I'm going to stop Manrega to run this. They are on-demand programs which keep going, for which I've made provision. I have not mentioned it in the speech, but it is in my records. It's in the budget revenue expenditure ka statement jahan hai, you get that there. So this misconceived notion that if it doesn't appear in the speech, it's not at all there, is wrong. I want to make that plain. Right. Now, when you have rightly quoted the amounts for agriculture, we are saying what is very important is to reach to the farmers such inputs which are worthy for them to toil in the soil. So it's one thing you give MSPs, it's one thing you give Kisan Samman Nidhi, all that will go on. Right. But Kisan today requires high quality seeds, better inputs, and for that good research with which we can. I made one announcement also in this budget, 109 varieties of seeds, both for field crops and also for horticulture. And also the climate resilient. Climate resilient seeds. Most of our farmers today buy seeds which can't take this extreme heat, sudden flooding, and then also sometimes scarcity of irrigatable waters and so on. So I'm very proud that Indian agriculture scientists of themselves come up with this 109 resilient varieties, which I'm sure will soon be launched, and they will be, we'll be taking it down to the farmer so that they can benefit. All so developed that's in one. India, ma'am? All developed in India. Okay. And even better is we are looking at giving input support also to the farmers. As I said, more than 50% of his input cost should be met by the amounts that we give them. So these are great detail. And rural development is looking at not just PM Gram Sadak Yojana, not just building homes, PM Awas Yojana, where big amounts are going, that is important. 3 crore new homes. 25,000 new Gram Panchayats will get road network. Over and above this, we are looking at actually hard infrastructure in the rural areas, whether you're having silos for storage of grains, whether you've got power, actually 3-phase power going there with smart meters, and making sure that 5G connectivity reaches them. Because today, e-commerce for agriculture, for MSME, for meeting the global markets, is a requirement in the villages. And these special vegetable clusters, ma'am, also Yes. it may help this, fighting the food inflation. Yes, yes. Because the supply side management of perishable crops is a very big challenge for any government. Right. We have a group of ministers which looks at the situation every 15 days and imports from some countries, from Nepal, from somewhere else, and redistributes. But if we are able to manage a perishable crops in its production, storage and redistribution better, we'll be able to control prices. You're right in pointing that out. वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री मोदी ने फर्स्ट रिएक्शन जो डीडी नेटवर्क पर दिया उसमें आपको बधाई दी, आपकी टीम को बधाई दी, साथ ही उन्होंने कहा कि ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फ्यूचर के लिए दिया गया बजट है। अब जब आपने एक रोड मैप इंटरिम बजट में आपने प्रॉमिस किया था कि हम विकसित भारत का रोड मैप देंगे, आपने इस पूर्ण बजट में दिया। ये जो 9 पिलर्स आपने डिफाइन किए हैं, आपको लगता है कि ये एक विकसित भारत की नींव रखते हैं, और किस तरह से इसके पीछे का दर्शन थोड़ा सा समझाएंगे हमारे दर्शकों को प्लीज? बिल्कुल, ये 9 पर्टिकुलर आइटम्स स्पेसिफिकली हमने बोला है। आप अगर अब देखेंगे यूजुअल क्लेम्स ऑफ हाउसेस, रोड्स, ये नहीं है। In every one of them,
एक फ्यूचरिस्टिक ध्यान दिया गया। फर्स्ट पॉइंट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिलेटेड, क्योंकि वोट ऑन अकाउंट बजट में हमने एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए भी और अभी भी एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए बहुत बड़ा फंड अनाउंस करी और उसके द्वारा मॉडर्नाइज करने के लिए एग्रीकल्चर में क्रॉप पैटर्न के लिए और ये 400 गांव में जाकर के खरीफ क्रॉप का लैंड असेसमेंट का और फार्मर्स रजिस्ट्री में एंटर करने के लिए डीपीआई का इस्तेमाल, जो डीपीआई का इस्तेमाल, ये सब फ्यूचरिस्टिक फॉर मॉडर्नाइजिंग इंडियाज एग्रीकल्चर, वो एक पॉइंट है। फिर सोशल जस्टिस के साथ प्रधानमंत्री उन्नत ट्राइबल विलेज, इसमें 63,000 villages in which there are tribal bahul tribal majority villages. We are going to absolutely provide everything to make them compare with any other better managed ग्राम पंचायत। 5 करोड़ जनजाति, हाँ, 5 करोड़ जनजाति को। सो सोशल जस्टिस मतलब ये सिर्फ नहीं है कि आप अच्छे कहीं स्कूल चलाओ और जिसमें वंचित वर्गों का बच्चे को ले आओ, वो भी करना, ये भी करना। मैम, working women's hostel, creches, women specific skilling programs, promotion of market access for self-help groups, these are some of the things you mentioned. And you said that women's led development will see an allocation of more than 3 lakh crore rupees. Could you specify some of the, how this is going to be spent? See, actually speaking, we have been consistently maintaining that the emphasis for bringing more women to productive activities will have to be continued. And that is why in economic survey yesterday, you saw the figures that from somewhere close to 2018, 16.7% to 37, women's participation in workforce has been highlighted in the economic survey. So in the last 10 years, where we started with a simple Beti Bachao, Beti Padhao to bringing more women and incentivizing women in work and providing them, loans to uplift them. Even in this budget, we have given emphasis for land and property registration for women. So like that, at every stage when we center focus on women, it has brought in a bit of a mindset change, like the way in which in the rural areas, Drone Didi has actually not just made women to be able to operate drones, but the mindset in the village that our women can just not do our regular kitchen work, but here are they in the fields which are essentially male dominated. Only for the haranguing, monotonous physical labor, de-weeding the field, do you find women coming. But here in the villages, women are operating drone, they are able to make assessment of the crop density, they are able to use it for spraying fertilizer, chemical and so on. And if this is how villages and their mindsets are changing towards women, it gives them a prominence. So in many of that is why if you remember last time, we had come up with a special savings scheme, Mahila Samman Bachat Nidhi. What a response we had in it. Because people realize saving in the name of women actually helps. They've come out to invest, women have themselves come out, and women themselves are saving in some other, their child or their mother's names. Right. So this government has not lost an opportunity in bringing to focus women and women's needs. Whether it is the simple sanitary pad, which Honorable PM spoke about, even from Red Fort, you can see the priority is given for women, and that's what has explained why 3 lakh crores for women and women-led. Today Anganwadis are standing out for the kind of quality work that they're doing. They can be even better improved. You're going to have early childhood education centers in those Anganwadis, because children's learning also, as much as nutrition and care is important, their learning should start there before they enter schools. All these are priorities which are executed by women. वित्त मंत्री जी, इससे पहले कि मैं नए टैक्स रिजीम पर आपसे सवाल करूं, एक बार फिर से शायद ये रिएटरेट करने की ज़रूरत है कि मनरेगा जैसी योजनाएं जो हम लोग
जो सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा की योजना देते हैं, उस तरह की किसान सम्मान निधि, ये जो पहले से प्रोग्राम चलते आ रहे हैं वो जारी रहेंगे? क्योंकि आपने बिल्कुल उसमें जब आपने जिक्र नहीं किया तो लोगों को लग रहा है कि ये नई स्कीम का क्या हुआ, उसके बजटीय प्रावधान का क्या हुआ। तो एक बार प्लीज सबको शायद क्लैरिफाई करने की जरूरत है। मैं एब्सोल्युटली क्लैरिफाई करना चाह रही हूं। आप समझ लीजिए 1.5 घंटा भाषण, 1 hour, टुडे आई फिनिश्ड इट इन 82 मिनट्स, मान लीजिए 90 मिनट्स। उस 1.5 hour स्पीच में मैं कितना विषय जोड़ सकूंगी, वो एक है। दूसरा, स्टेट्स के विषय में भी बहुत सारे स्टेट्स बोले, हमारे स्टेट के ऊपर आप एक बात भी नहीं कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि उस स्टेट में कोई पैसा नहीं जाएगा, हर स्कीम लागू है उधर भी, हर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी, हर सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी। और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक से, एडीबी से पैसा के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहा, वो भी चलेगा। और घोषणा हमने पहले नहीं किए, मगर उदाहरण के लिए मैं बोल रही हूं, महाराष्ट्र में पिछले 70 इयर्स में भारत देश में इसके बारे में नहीं सोचा। ऐसे बदावन पोर्ट जो भारत देश का सबसे बड़ा पोर्ट होगा और उसका ड्राफ्ट विल बी द बिगेस्ट, इट विल ड्रॉ सम ऑफ द बेस्ट लार्ज वेसल्स टू इंडियन शोर्स। वो पोर्ट अनाउंसमेंट और उसका कैबिनेट अप्रूवल 76,000 करोड़ और सम अमाउंट इज गोइंग देयर। बजट में मेंशन हुआ है क्या? पिछले बजट में और इस बजट में, मगर गया प्रोजेक्ट और उधर प्रोजेक्ट लागू हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए मैं इस डाउट को दूर करना चाह रही हूं कि मनरेगा जैसी स्कीम या कुछ और स्कीम, पीएम स्वनिधि, हाँ पीएम आवास तो मैं बोली, पीएम स्वनिधि, मुद्रा, ऐसे स्कीम्स जो होते हैं वो चालू ही रहेगा। मैं सिर्फ इसीलिए कि ना मैं इसका जिक्र नहीं किया, ये कोई कुछ नहीं हो रहा, बंद नहीं हो रहा, वो चालू है, चालू रहेगा, आगे भी रहेगा। But you did mention the states and you mentioned new airports, medical colleges, sports infrastructure in Bihar, and there's plenty of allocation for Andhra Pradesh as we see in the budget. Are there some special messages that you're sending out here? No, first of all, Andhra Pradesh Reorganization Act required all this to be done anyway. So in the first 5-10 years, in fact 10 full years since after the AP Reorganization Act came into being, there were 2 states were bifurcated. We have been giving money for the backward district program, taking some of the primary institutions to AIIMS, IIT, Triple IIT, such institutions have all been taken. So there are certain projects which are getting staggered. Polavaram is one of the biggest national irrigation project with the dam, storage capacity being immense, Godavari waters being kept there, and from there irrigation going into the fields. This is a national project. We'll certainly support it, and that is what I have emphasized. And similar is the backward region development in Andhra Pradesh. Rayalaseema, North Coastal Andhra Pradesh, we're all part of the act. We're only definitely assuring the newly elected government in Andhra Pradesh that we are with them. We will stand by them. We will ensure those promises which are given in the AP Reorganization Act will be fulfilled. और माँ की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए जो पूर्वोदय योजना की आपने शुरुआत की है मैम, मुझे याद आता है अंतरिम बजट में आपने कहा था कि ये जो पूरब के राज्य हैं वो नए भारत के नए ग्रोथ के नए इंजन साबित होंगे। तो अब ये जो पूर्व के राज्यों जिसमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्य शामिल है, पश्चिम बंगाल इंक्लूडेड, कौन सी योजनाओं पर आप फोकस करने जा रहे हैं और कैसे ये नए ग्रोथ का इंजन बनेगा? हर गवर्नमेंट्स का स्कीम इन सभी राज्यों में लागू होगा। आज मुझे प्रश्न पूछा गया कि वेस्ट बंगाल का जिक्र नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, बंगाल को कोई कुछ नहीं मिलेगा क्या? जरूर गलत बात है। हर स्कीम पूर्वोदय में हर राज्य में जाएगा और इसके अलावा उनके बिग टिकट प्रोजेक्ट्स जो भी है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर जब आएगा, ईएफसी के द्वारा जाएगा, उनका स्कीम भी, उनका प्रोजेक्ट्स का भी हम उठाएंगे और लागू करेंगे। So focus for developing these states are because they're mineral rich, they also need industry,
full three-phase power is not available in some of the pockets within those places. उन सब का पावर पहुंचाएंगे और अच्छा सड़क, अच्छा एक सी पोर्ट के साथ उनको जोड़ना चाहिए, क्योंकि लैंड लॉक्ड है, एक्सेप्ट बंगाल एंड उड़ीसा, वो सब लैंड लॉक स्टेट्स है, उनको हम जोड़ना चाहिए पोर्ट के साथ, और इस रास्ता बनाना चाहिए अच्छा, और इस बीच में वाटर वेज का भी इंप्रूव करना है हर एस्पेक्ट में, क्योंकि विकसित भारत अचीव हम करना है तो हर राज्य का भविष्य अच्छा रहना चाहिए, उनमें अच्छा एंडोमेंट्स भी होना चाहिए, सब उधर भी करेंगे। लेकिन बिहार में आपने 47,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनाउंसमेंट किया बजट के भाषण में, और जो बुनियादी ढांचे का निर्माण वहां पर किया जाना है वो क्या बहुत जरूरी था बिहार के विकास के लिए, जिससे वो मुख्यधारा में शामिल हो पाए? मैं एक जरूर बिहार के विषय में बात बोलूंगी। बाढ़ में जितना नॉर्थ बिहार हर साल नुकसान फेस कर रहा है, वो मन को छूता है। एक्चुअली इट मेक्स यू फील सॉरी हर साल कैसे, और इसको अध्ययन करेंगे तो बिहार के हाथ में नहीं है विषय, क्योंकि नदियां नेपाल से आ रहे हैं, और हमारे कोशिश नेपाल सरकार के साथ बात करने के लिए बहुत सालों से है, और किसी का दोष नहीं किया, मगर वो डिले भी हो रही है। मगर वो डिले के कारण मैं इतना डिटेल से नहीं पा रही हूं, जब भी वो होगा अच्छा होने दो, मगर तब तक बिहार को कुछ राहत मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस कारण हम इस बार कोसी मीची प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया, और इसके अलावा हम ये भी बोल रहे हैं अगर बराजस बनना है, सिर्फ वो पानी जो बहकर आ रहा है उसको इधर उधर इरिगेशन के लिए हम डाइवर्ट कर पाएंगे, फ्लड से जो नुकसान बिहार को हो रही है, हर साल हो रही है, उसको हम रोक पाएंगे। Ma'am, how will these e-commerce hubs that are being set up with a public-private partnership work, and how they're benefiting the MSMEs reach the international markets? That's one part. And then you also talked about these plug-and-play industrial parks, 100 of them. Could you expand on how these are all going to change the way we look at business? First of all, when you're looking at the plug-and-play, and you asked one the e-commerce for the MSMEs. We announced it for the MSMEs. Right. You look at the example of what this Open Network for Digital Commerce, ONDC, which exists, is doing. It's actually given at the cost of the government, meaning they don't have to pay any charge for it, access for MSMEs to reach the global markets. ONDC has proven a very, very powerful catalyst. Now, when you form e-commerce hubs, you're making sure, because of these digital assets that we have, and MSMEs in particular can benefit from, it's like creating a special economic zone, somewhat. You're creating it in the digital world so that these MSME can be onboarded, and for them specifically, either by sector or by some kind of a common denominator, we will be able to give them access to the overseas market. That is a facility which government will spend on, so that MSMEs don't have to invest in them, and we give them the access for it. Right. That is right. And the plug-and-play industrial parks. This is again one of the concepts with which we are saying that main big investment for creating such hubs don't come easily. We want industry also to participate with us. So when you set up a hub in one place, it doesn't mean the other place cannot benefit. So we want to make sure this becomes the mother center, as it were, and those centers can benefit from the endowments which are being put here, and smaller centers can benefit by attaching themselves like a spoke to the hub of the wheel. वित्त मंत्री जी, अब वो सवाल जिसका सभी लोग शायद इंतजार कर रहे होंगे, वो है टैक्स रिजीम को लेकर के। नई टैक्स रिजीम में पहले आपने 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं रखा था, लेकिन अब नई टैक्स स्लैब जो आपने बनाई है, उसके पीछे का तर्क क्या है? जब आप कहते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट की आप समीक्षा करेंगी अगले 6 महीने में, तो क्या हम डायरेक्ट टैक्स कोड की तरफ जा रहे हैं? जिस तरह से जीएसटी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म देखा, डायरेक्ट टैक्स साइड में भी हम बड़े रिफॉर्म की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल कदम बढ़ा रहे हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए। एज इट इज ये न्यू टैक्स रजीम, ओल्ड टैक्स रजीम से हटकर इसको बनाना क्यों था, आवश्यकता क्यों था? इसीलिए था कि
एग्जेम्पशंस जिनको नहीं चाहिए वो उसी सिस्टम में रहकर फॉर्म फिलअप करके मुझे एग्जेम्पशन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए करने के बजाय ये सिस्टम में आ जाओ। रेट भी कम है, आपको कोई एग्जेम्पशंस का आवश्यकता अगर नहीं है तो इसमें बेहतर रेट मिल रहा है। और दूसरा, जब ये स्कीम लॉन्च होने के बाद लोग ये बोले कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कम से कम दो, हमने 50,000 तक ले आए। इस बार उस 50,000 को हम 75,000 बना दिया जी। जिससे लोगों के हाथ में कोई पैसा बच जाएगा। इसके अलावा रेट में भी सिंप्लीफाई किए और कम भी कर दिया, जिससे मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत मिलेगा और उनको लगेगा कि उनके लिए हम थोड़ा उनके हाथ में पैसा बचने के लिए रास्ता दिया है। ये इस बार के टैक्स रेट्स के ऊपर और स्टैंडर्ड डिडक्शन के द्वारा मिडिल क्लास के लिए राहत। जब मैं बोल रही हूं इनकम टैक्स को रिव्यू करूंगी, मकसद यही है कि एक उदाहरण ओल्ड रजीम और न्यू रजीम का मैंने दिया, बाकी सब भी है जिसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उसके लिए हम अभी काम जरूर करेंगे, जिससे इनकम टैक्स एक्ट मतलब इतना बड़ा किताब उसको पढ़ने देख लो, ये करो, ये सिंपल फॉर्म के साथ आप टैक्स भर सकते हैं और इसका फॉलो भी सिंपल होना चाहिए। और जैसे ऑलरेडी हम प्री फिल्ड फॉर्म्स देते हैं लोग को, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा फिक्स्ड डिपॉजिट उधर था, मुझे जानकारी नहीं था, आप फिर प्री फिल्ड में। ऐसे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए टेक्नोलॉजी को हम उपयोग करते हुए रेट को भी कम करते हुए राहत देना चाहते हैं। Madam Finance Minister, the changes that you've announced for customs duties, to what extent does it, how does it keep us away from the China conundrum? No, first of all, if you look at the selection of items for which I have given a basic custom duty reduction or somewhere elimination of duties, they are the essential inputs for labor intensive manufacturing. So gems and jewelry, gold or diamonds, raw diamonds, or leather related, shrimp related, they are all sectors. Textile. These are sectors where you have intensive labor employed. When you bring raw material for cheap, their expansion plans, their plans to export whatever they produce will all go through a positive change, and because of that, therefore, employment will also improve. That is the primary and in fact I can say only condition on which the basic custom. उसकी वजह से शायद आज सोने और चांदी की कीमतों में भी काफ़ी गिरावट आई है, 5% तक की गिरावट है, वो भी शायद बहुत सारे लोगों को खुशी दे रहा होगा। लेकिन अब मैं सवाल पे आना चाहता हूं जो वित्तीय अनुशासन का, जो आपने 4.9% का फिस्कल डेफिसिट अचीव किया है, ये तो बहुत सारे लोगों के लिए आश्चर्य है, क्योंकि 5.1 आपने अभी 3 महीने पहले फरवरी में ही वायदा किया था। ऐसा क्या हो गया कि आप 4.9 पे पहुंचे, और कैसे आपको लगता है कि आप 4.5, 4.1 का जो ग्लाइडिंग पाथ है उसको आप अचीव कर पाएंगे? वित्तीय अनुशासन पर आपका क्या रुख रहा है इस बजट को लेकर? मैं जरूर इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहती हूं। जितना वो खर्च करने के लिए बोलते हैं वंचित लोगों को, पिछड़े हुए रीजन्स के लिए, उतना ही, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस बार 11,11 करोड़ पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए, ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अलॉट किए। जितना उसमें ध्यान देते हैं उतना ही वंचित लोगों को, गरीब के लिए, ट्राइबल के लिए, घर बनाने के लिए, उनका गांवों को सुधार करने के लिए खर्च भी करते हैं। मगर इसके साथ साथ बोलते रहते हैं फजूल में खर्च कहीं ना करो, कहाँ छोटे छोटे एक्सपेंडिचर का नाम पर पैसा ठीक से जा रहा नहीं जा रहा, वो सब ठीक से संभालो और टैक्स नेट को वाइडन करो। ये सब, और टैक्स में जो लूप होल्स है जिसके वजह से जो टैक्स फाइल करना है, ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स बहुत सारे हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, मगर जहां इवेशन होता है उसको प्लग करने के लिए भी बार बार याद दिलाते हैं। उसके कारण हमारे रेवेन्यू आज बोल सकते हैं आप इवेशन कम, ये नहीं है कि पूरे हटा गया, इवेशन आज भी कहीं हो रहा होगा, मगर वी आर वेरी केयरफुल ऑन दैट। एज अ रिजल्ट हमारी फिस्कल मैनेजमेंट अच्छा चल रही है, उसके वजह से जहां 5.1 बोला गया
आज हम कॉन्फिडेंटली 4.9 बोल रहे हैं. Right, ma'am. And your overall tax proposals, you talk about a revenue foregone of about 7,000 crore rupees. So is this a shortfall, or do you hope to make this up because we are having growth, tax GDP ratio is going to improve and things yes, like that? Yes, because the way in which we have decided to spend money in building capacities, in making sure there are more efficiencies brought, productivity increase, and making sure youth get trained properly to get into good quality jobs. All this will generate economic activity which will give me that comfort to make up for that revenue foregone, which net out, I read it out today, right, that 7,000, 8,000 crores we hope, because of the ways in which we are bringing in factors for productivity gains, right, will help us. And other than that, of course, we also make sure that the tax net is widened. Non-tax revenues are also a source of a bit of a revenue coming in because of the dividends that you get from different public sector undertaking whose valuations have all gone up now. Ma'am, you talk about also more efficient factors of production, land, labor, capital, and entrepreneurship. What kind of reforms can we see in land? I did mention about land? Yes, about okay, land I did right, say land in the rural areas, land in urban areas. So when I mentioned about the factors of production, land related reforms, labor related reforms, capital related reforms, and entrepreneurship, of course, through MSMEs, of course through training, of course through skilling is happening. So for land, what kind of reforms? Cadastral maps, digitization, and making sure land records are maintained in digital formation, stamp duty reduction, working with the states for that, all that is happening on that. And similarly for labor, they have been beautifully, completely, exhaustively mentioned in the speech itself. वित्त मंत्री जी, एमएसएमई सेक्टर के लिए जो आपने प्रावधान किए हैं, चाहे वो मुद्रा लोन को डबल करने की बात हो या फिर जो आप उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं मुश्किल परिस्थितियों में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और ये एमएसएमई को सपोर्ट आप कब तक जारी रखेंगे? एमएसएमई को लेकर के आपकी नीतियां किस दिशा में जा रही हैं? नहीं, ये पहले हम समझ लें कि 8 स्पेसिफिक मेजर्स हमने एमएसएमई के लिए घोषणा की है इस बजट में. उन 8 में से 3 बहुत ही प्रमुख, 8 भी एमएसएमई के खुद के सजेशन से, व्हेन वी हैड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन प्री बजट, उसमें एमएसएमई का खुद के सजेशन है ये 8 ऐसे करिए वैसे करिए करके, और उसमें हम भी सरकार के द्वारा जोड़े हैं आइडियाज. एमएसएमई के लिए बहुत ही दुखदायक विषय है कि 90 डेज अगर उनके सर्विस नहीं होता एनपीए हो जाते हैं. मगर इस बीच में स्ट्रेस्ड लेवल में जब रहते हैं उनका कोई सोल्यूशन मिलता नहीं, जबकि बैंक्स नॉर्मली उनको वर्किंग कैपिटल ही देते हैं. वो ये नहीं देते हैं जैसे बड़ा कंपनीज को देते हैं, प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए, कुछ इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसा नहीं देते. सो इस बार जहां हम एक सोल्यूशन देना था कि एनपीए 90 डेज होना नहीं है, 45 डेज से अगर दिक्कत है, स्ट्रेस है, उनको कुछ पैसा दो, उसके लिए एक फंड भी ओपन किया, गारंटी का सिस्टम भी दिया, बैंक के द्वारा वो चालू होगा. मगर दूसरे ओर हम ये भी उनको दे रहे हैं कि सिर्फ वर्किंग कैपिटल नहीं, हम गारंटी आपको देंगे, आप कोई कोलैटरल या थर्ड पार्टी गारंटी ले आने के लिए आवश्यकता नहीं है. आपको अगर कुछ इक्विपमेंट खरीदना है, प्लांट कुछ खरीदना है, मशीन खरीदना है, आपको लोन मिलेगा. सो आप देख लीजिए, 2 प्रॉब्लम्स हमारी घोषणा के कारण एड्रेस हो रही है जो क्रिटिकल है एमएसएमई. और तीसरा, सिर्फ बैंक जो एसएमई बिजनेस को समझते नहीं है वो लोन दे रहे हैं, उनको बहुत बहस करना पड़ रहा है उनसे, नहीं मेरा बिजनेस ऐसा चलता है, माय टर्नओवर साइकिल इज लाइक दिस. हम इसलिए सिडबी को ही जाकर के हर एमएसएमई क्लस्टर में, घोषित हुए क्लस्टर में आप ही प्रेजेंट हो जाओ और डायरेक्टली एमएसएमई को लोन दो, जिससे एमएसएमई बिजनेस समझने वाले स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सीधा उनसे डील करें. ये भी घोषणा में आया है. सो एमएसएमई के लिए मुझे लगता है कि एकदम अच्छा सा 8 यूजफुल सजेशंस have come out and we put money also for it.
और आपने अगर मैं इसी में सप्लीमेंट्री दूं, आपने मुद्रा लोन को बढ़ा दिया, स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए आपने एंजल टैक्स को एबॉलिश कर दिया, शायद उस पर बहुत आपको पॉजिटिव रिएक्शंस मिल रहे होंगे। और साथ ही साथ स्पेस सेक्टर के लिए 1000 करोड़ रुपए का नया फंड बनाने की आपने घोषणा की है। तो ये सब कुछ स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल प्रोत्साहन स्वरोजगार के लिए इन सब के द्वारा मिलेगा। और जब स्वरोजगार स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप में बात करते हैं, स्वरोजगार तक ही सीमित नहीं है। एक व्यक्ति जिनके पास आइडिया है, इनोवेशन है, वो इस प्रोत्साहन के कारण और एंजल टैक्स अबॉलिश करने के कारण जो फंडिंग उनको मिलेगा, उससे वो एक व्यक्ति आगे बढ़ने के पीछे 10 लोग उनके एम्प्लॉय भी होंगे। सो देयर इज an effect which this one person can have. Ma'am, I know you've answered this question in Hindi right at the start about employment and really about first-time employees who are getting into the formal sector. There's the scheme that you give 1 month wage for 15,000 rupees. 15,000 rupees. And also there's the other for the internships. Could you, I mean, young people are wanting to know how they have to avail this. Actually, just for information, I will tell you, all these details are put out in the website, Right. in all detail, and the documents which go along with my budget speech in the annexure have each scheme detailed out. So I'll be putting it out also in the next few days so that more people get to know it. So today, for instance, scheme 1 which you talked Yes. about, which in my budget speech I've called scheme A, a fresh first-time employee, if recruited by somebody, that employee may be recruited for any salary, 50,000, 40,000, 30,000 or 1 lakh. But up to 1 lakh, if you recruit a new fresh employee, I from the government will give 15,000 rupees as this 1 month wage, which will be spread between in 3 installments. So that will be given. In this also the employer also receives, because he will register him as a EPFO employee. This is one scheme, and here the employee and the employer get incentive, but this is a first time employee. The second scheme looks at employees also first time and also for somebody else who can get into the job. For him also we give both for the employer and employee allowances. But in this, if the employer doesn't retain him for 2 years and removes him within a year, let's say, every incentive given to the employer will have to be refunded or paid back. So we are making sure that under each scheme there are more and more new people coming in, fresh appointments happening. Companies will be incentivized to grow. Suppose you are already running a company with 100, if you can scale up and get another 50 more, you get the incentive. Right. So there are 2 of these schemes, and then the skilling through ITI, a 4th one through the internship in top 500 companies. Yeah, and that's so the one. That's the one. A little more clarity, because a lot of youngsters will be hoping to get yes. the internship. I'll put it out right now. in the next few days, the details of each one, and I'm sure in the Parliament I'll get the opportunity also to describe each one of them in all its detail. We mean very seriously to implement all of them. वित्त मंत्री जी, पिछले 3 सालों के अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो औसतन हम 8% की दर से बढ़े हैं। पिछले साल तो आश्चर्यजनक रूप से 8.2% का ग्रोथ रेट देश को मिला है। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि अगर हम लंबे समय तक 7% की दर से विकास करना चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र तीनों को एक साथ आना होगा, निवेश करना होगा और एक साथ कदम ताल करना होगा। आपको लगता है कि बजट में जो आपने प्रोविजंस किए हैं, और कितना ग्रोथ रेट आप टारगेट कर रही हैं इन द शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म to get the private sector and state governments along? नॉर्मली मैं ग्रोथ नंबर्स के ऊपर बहुत चर्चा नहीं करती हूं, इसलिए कि कदम हम उठा रहे हैं जिससे एक्टिविटी जनरेट होगा। इस बार एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के ऊपर बहुत आगे आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमने घोषणा की इंटरिम बजट में उसको हम भूल जाएंगे, नहीं। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ और उसमें 1.50 लाख स्टेट्स के लिए भी दे रहे, इंटरेस्ट फ्री 50 ईयर के लिए। इन सब के द्वारा हम ये एक्सपेक्ट करेंगे
कि इकोनॉमी में एक्टिविटी बढ़ेगी और उसके कारण पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर के मल्टीप्लायर बहुत एक्चुअली हाई होता है, 2.48 to 3 तक होता है। रेवेन्यू का आज मैं हाथ में पैसा डालूं उससे हमें 1 रुपी से कम ही मिलता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर अच्छा रहने के कारण ही पिछले 3 साल में हम ग्रोथ इतना अचीव कर पाए। हम उसमें स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, इसीलिए अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करना चाहते हैं, इसके अलावा ट्रेनिंग एंड यूथ। Right. Ma'am, you've talked about developing a taxonomy for climate finance and enhancing the availability of capital for climate adaptation and mitigation. What is this taxonomy? Taxonomy is when you start classifying different kinds of, it is an expression used for various other things which are developing. Okay. So what is classified in, let us say, climate related matters? How do you tax certain things? How do you not tax? Tax meaning not in taxonomy. Taxonomy is what kind of items come into certain kind of green energy, right, which don't come under green. How will you calculate the count, emission counts, and on the basis of emission, how do you bring the carbon market to efficiently function? Those are not clear yet for India itself. Right. So we need to have enough work done through, let's say, domain experts to understand what is the classification we need under each one of them. How do we monetize? How do we calculate what kind of emissions happen? And how do we actually trade on these? You know, carbon trading and other things, right, will depend on the classification that we have. वित्त मंत्री जी, अंतिम that सवाल we don't have now, we'll need to have. वित्त मंत्री जी, अंतिम सवाल इसका खास साक्षात्कार में आपसे ये समझना चाहेंगे कि कैपिटल गेन टैक्स को लेकर के जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपने बदलाव किए हैं, उसके पीछे की क्या रणनीति है, क्या सोच है, और साथ ही साथ क्या आप वाकई थोड़ा सा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो ट्रेड कर रहे हैं लोग उसको लेकर चिंतित हैं, जिसकी वजह से आपने एसटीटी उस पर बढ़ाने का निर्णय लिया है? नहीं, पहले विषय ये है कि इसको मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ और मैं ऑफिस जा करके इसके ऊपर जरूर सीबीडीटी के द्वारा थोड़ा व्याख्या मतलब एक्सप्लेनेशन देने के लिए भी बोलूंगी। हमारे इरादा ये था कि हर एसेट क्लास को आप इंडेक्सेशन के द्वारा 20 से इंडेक्स यूज करो, इंडेक्सेशन यूज करो, 15 में आ जाओ या 14 में आ जाओ, फिर उसके ऊपर फैक्टर रख के कैलकुलेशन करो। हमने सेवरल यूज केसेस को अध्ययन करने के बाद 13.5 से कम किसी को अब तक यूज केसेस में कोई एसेट क्लास में मिलना, इसीलिए धैर्य करके 12.5 विदाउट टैक्सेशन रखा, जिससे किसी का रेट ज्यादा नहीं होता है, एक्सेप्ट फॉर दैट यू नो फॉर 10% इट हैज बिकम 12.5। इंटेंशन रेवेन्यू जनरेशन नहीं, सिंप्लीफिकेशन। इससे पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सुविधाजनक वे में सब एसेट क्लास को हम टैक्स कलेक्शन करने के लिए और एसएससी को सुविधा देने के लिए, अरे ये लिस्टेड है तो ऐसे, अनलिस्टेड है तो ऐसे, गोल्ड है तो ऐसे, लैंड है तो, वो कंफ्यूजन ना होना, सबके लिए एक ही जैसे करने के लिए ही हमने ये किया। सो इसमें कंफ्यूजन किसी का मन में नहीं होना चाहिए। इंटेंशन रेवेन्यू अगर रेस करने का था तो मैं और ज्यादा रेट डाल देते, मगर वी हैव ओनली कम विद 12.5 which is actually lower than what they paid earlier. So simplification of the process is my intent. मैम, चलते चलते ये 7वां बजट ऐतिहासिक, आपने लगातार रिकॉर्ड बनाया, 7वां बजट पेश करने का पूर्ण बजट, और आगे जाते हुए जो बजट की रूपरेखा है, इकोनॉमी की रूपरेखा है, आप किस तरह से दिशा देखती हैं, और ये बजट विकसित भारत की बुनियाद रखने में कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होगा आपके साथ? मैं मानती हूं, जैसे राष्ट्रपति महोदया ने उनके भाषण में कहा कि ये इस बजट के द्वारा जो आने वाले विकसित भारत के लिए फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ बजट आएगा, यही हम कोशिश किए हैं इस बजट में। और फ्यूचरिस्टिक जब मैं बोल रही हूं, टेक्नोलॉजी को ले आना, इंडस्ट्री 4.0 के लिए हमारे यूथ को ट्रेनिंग एंड स्किलिंग देना, ये सब
सिर्फ हमारे नहीं जॉब नहीं है इसीलिए कुछ, ऐसे नहीं है। तैयार कर रही हो यूथ को, ऐसे तैयार करो कि इंडस्ट्री जॉब रेडी होंगे वो। ऐसे इसीलिए हर इश्यू में हमने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच ही लिया और उसके कारण हमारे प्रायोरिटी इंडिया में क्रूज ले आए हम। ये कोई रिच वालों के लिए नहीं, पैसा वालों का, अमीर के लिए नहीं। उससे कितना हमारी रोजगार बढ़ेगी, इससे कितने टूरिस्ट आएंगे और उस टूरिस्ट आने के कारण हमारे हर एक केंद्र में होटल्स बनेंगे, उसमें काम करने वाले बढ़ेंगे और उसके साथ साथ टूरिज्म के साथ साथ कितने लोग का अपॉर्चुनिटीज, हैंडीक्राफ्ट सेल करना, हमारे सेंटर्स को विजिट करना, ये सब हर एक में जोड़ा एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटी को। मैं मानती हूँ इस बजट के द्वारा, आने वाले बजट्स में भी होगा, मगर इसमें एक शुरुआत हमने की है कि विकसित भारत के लिए जैसे पूर्वोदय जी उसका इतना प्रावधान देना, इतना प्रामुख्यता देना, ये सब लुकिंग टुवर्ड्स मेकिंग एवरी रीजन ऑफ दिस कंट्री राइज। बहुत बहुत धन्यवाद वित्त मंत्री जी। और आपने कहा कि जिस तरह से आप विकसित भारत की बुनियाद वाला इसे आप बजट बता रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज पर बात करने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी मार्क पैट्रिक लिन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो वित्त मंत्री